लखनऊ में सीएम योगी आज आईटी विभाग के साथ करेंगे बैठक। पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे सीएम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सोनिया विहार को देंगी बड़ी सौगात। 150 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगी शिलान्यास और लोकार्पण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज 3 जिलों का दौरा। कानपुर देहात, जालौन में पंकज चौधरी का दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत फिर बढ़ी। एलपीजी गैस सिलेंडर के 29 रुपए बढ़ाए गए दाम। आज से लागू हुई नई दरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, लखनऊ में आज सीएम योगी आईटी विभाग के साथ बैठक करेंगे। शाम 6 बजे आईटी विभाग के साथ प्रेजेंटेशन बैठक करेंगे सीएम। वहीं पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू लखनऊ की बैठक भी होगी। आपको बताते चलें कि दोनों बैठकों की अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। आपको बताते चलें कि सीएम योगी की आईटी विभाग के साथ बैठक होगी। तो आज शाम 6 बजे इस बैठक का आयोजन होगा। साथ ही आईटी विभाग के साथ प्रेजेंटेशन बैठक करेंगे सीएम योगी। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू लखनऊ की बैठक भी होनी है। वहीं दोनों बैठकों की अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। तो इन बैठकों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लखनऊ में 2 बैठकों का आयोजन होगा। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि सीएम योगी के अध्यक्षता में इन बैठकों का आयोजन होगा। आईटी विभाग के साथ बैठक करेंगे सीएम। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि इन बैठकों में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लखनऊ में सीएम योगी की बैठक होने वाली है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लखनऊ के जामऊ में बनेगा बीजेपी का नया प्रदेश मुख्यालय। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां जामऊ में बनेगा बीजेपी का नया मुख्यालय। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाला है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। वहीं आपको ये भी बता दें कि नए मुख्यालय परिसर में बनाया जाएगा आवासीय परिसर। इसी के साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए विशेष व्यवस्थाओं का भी इस मुख्यालय में आपको बता दें इंतजाम किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रमों के लिए आधुनिक प्रेस रूम और हाईटेक कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार होगा। वहीं बड़े कार्यक्रमों और बैठकों के लिए विशाल हॉल भी बनाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नए मुख्यालय से संगठनात्मक गतिविधियों को और ज्यादा गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां जामऊ में अब बीजेपी का नया मुख्यालय बनने जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हर एक आधुनिक सुविधाओं से ये मुख्यालय लैस होने वाला है। यानी हर एक आधुनिक सुविधा इस मुख्यालय में देखने को मिलेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए हर विशेष व्यवस्था का इंतजाम भी मुख्यालय में किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये बड़ी जानकारी, जहां जामऊ में बनेगा बीजेपी का नया मुख्यालय। इसी के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। आपको ये भी बता दें कि नए मुख्यालय परिसर में आवासीय परिसर भी बनाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां कार्यकर्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था का इंतजाम इस मुख्यालय में किया जाएगा। साथ ही ये बड़ी जानकारी, वहीं आपको ये भी बताते चलें कि संगठनात्मक गतिविधियों को और ज्यादा गति मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि इस मुख्यालय में कार्यक्रमों के लिए आधुनिक प्रेस रूम और हाईटेक कॉन्फ्रेंस हॉल भी तैयार होगा। साथ ही बड़े कार्यक्रमों और बैठकों के लिए विशाल हॉल भी बनाया जाएगा। तो जामऊ में बनेगा बीजेपी का नया मुख्यालय। ये बड़ी खबर।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी में राशन की क्यूआर कोड से निगरानी होगी। हर बोरी पर क्यूआर कोड टैग लगाया जाएगा। राशन की पल पल की होगी निगरानी। तो ये बड़ी खबर, जहां यूपी में अब राशन की क्यूआर कोड से निगरानी होगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि हर बोरी पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, यानी राशन की हर पल पल की निगरानी अब रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई घोटालेबाजी ना हो सके। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सार्थक और पीडीएस योजना का विस्तार हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां हर बोरी पर क्यूआर कोड टैग लगाया जाएगा। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि राशन की पल पल की निगरानी रखी जाएगी ताकि सिर्फ लाभार्थियों को ही इसका फायदा मिले और किसी भी तरह की घोटालेबाजी इन योजनाओं के तहत ना देखी जाए। तो आपको बता दें, यूपी में राशन की क्यूआर कोड से निगरानी होगी। वहीं हर बोरी पर क्यूआर कोड टैग लगाया जाएगा ताकि राशन की अच्छे से निगरानी की जा सके। वहीं आपको बताते चलें कि घोटालेबाजी को लेकर प्रशासन एकदम अलर्ट है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई होनी है। आपको बता दें, यूपी में राशन की क्यूआर कोड से निगरानी होगी। साथ ही हर बोरी पर अब क्यूआर कोड टैग लगाना जरूरी हो जाएगा। इसी के साथ राशन की हर पल पल की जो अपडेट है, जो जानकारी है, उसकी भी निगरानी प्रशासन द्वारा की जाएगी। साथ ही सार्थक पीडीएस योजना का विस्तार हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अब यूपी में राशन की पल पल की निगरानी की जाएगी। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि लाभार्थियों को ही इसका लाभ हो, जो जरूरतमंद है उन्हीं तक राशन पहुंचे, इसलिए ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हर बोरी पर, राशन की हर बोरी पर क्यूआर कोड टैग लगाया जाएगा। इसी के साथ राशन की हर पल पल की निगरानी भी की जाएगी ताकि जरूरतमंदों तक राशन पहुंच सके, इसलिए ये बड़ी कार्रवाई यूपी में की जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि राशन की क्यूआर कोड से निगरानी होगी। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, वाराणसी में नॉनवेज बेचने पर रोक लग गई है। शहर की 5 जगहों को किया गया चिन्हित। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से, जहां नॉनवेज बिक्री पर लगी रोक। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वाराणसी में नॉनवेज बिक्री पर एकदम रोक लग गई है। वहीं शहर की 5 जगहों को चिन्हित भी किया गया है। साथ ही शहर के बाहर अब होगी नॉनवेज की दुकानें। तो ये बड़ी जानकारी, जहां अब वाराणसी शहर के बाहर ही नॉनवेज की दुकानें लगाई जाएंगी। आपको ये भी बताते चलें कि आस्था और स्वच्छता के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से, जहां नॉनवेज पर अब पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जगहों को भी चिन्हित कर लिया है। इसी के साथ अब शहर के बाहर ही नॉनवेज की दुकानें होंगी। तो ये बड़ा फैसला आस्था और स्वच्छता को लेकर किया गया है। तो आपको बता दें, वाराणसी में आस्था को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब नॉनवेज बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। तो अब नॉनवेज की दुकानों पर रोक रहेगी। साथ ही अगर किसी को नॉनवेज चाहिए भी तो वो शहर के बाहर ही जाकर नॉनवेज खरीद सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वाराणसी शहर में नॉनवेज बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। इसी के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की 5 जगहों को भी चिन्हित किया गया है। तो आपको बता दें कि अब वाराणसी शहर के बाहर ही नॉनवेज की दुकानें लगी होंगी। इसी के साथ आस्था और स्वच्छता के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां अब वाराणसी में नॉनवेज नहीं मिलेगा। वहीं अगर नॉनवेज मिलता है तो उस पर कार्रवाई भी उन दुकानों पर की जाएगी। तो आस्था और स्वच्छता के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन का ये बड़ा फैसला, जहां अब वाराणसी में नॉनवेज बिक्री पर एकदम रोक लगा दी गई है। साथ ही शहर की 5 जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि शहर के बाहर ही अब नॉनवेज की दुकानें होंगी, यानी शहर में अब नॉनवेज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला लोगों की आस्था को लेकर लिया गया है। धर्मनगरी में अब नॉनवेज बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। 8, 9 और 10 जून को होगी आरक्षी भर्ती परीक्षा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। आपको बताते चलें कि कल से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। कल 9 और 10 जून को आरक्षी भर्ती परीक्षा होनी है, जिसको लेकर प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है। साथ ही परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करने में लगा हुआ है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि एसटीएफ, साइबर सेल और पुलिस बल की परीक्षा केंद्रों पर रहेगी तैनाती। तो आपको बताते चलें कि कड़ी सुरक्षा के चलते ये परीक्षा सफल होगी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर ये हाई अलर्ट देखने को मिलेगा। वहीं आपको बताते चलें कि 8, 9 और 10 जून को आरक्षी भर्ती परीक्षा होनी है, जिसको लेकर प्रशासन एकदम अलर्ट हो गया है। इसी के साथ आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो कड़े कर लिए गए हैं। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि परीक्षा केंद्रों के बाहर एसटीएफ, साइबर सेल और पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही सॉल्वर गैंग और अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि अफवाह फैलाने वालों से दूर रहने की भी अपील प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ की सघन चेकिंग। ये बड़ी खबर, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की सघन चेकिंग हुई। साथ ही परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही हैं। वहीं स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। साथ ही आपको बताते चले कि कल से पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है, जिसके मद्देनजर पुलिस। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बदायूं में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। थाना आलापुर क्षेत्र के इकरी गांव में होलिका दहन पर स्थल की जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे को हटाया गया। साथ ही आरोप है कि ग्राम प्रधान के भाई ने सार्वजनिक इस्तेमाल की इस भूमि पर मकान बना लिया था। लंबे समय से चल रहे विवाद और लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। साथ ही डीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल देखा गया। तो अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। वहीं आपको ये भी बता दे चलें कि अवैध कब्जे को प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया गया। होलिका दहन स्थल की जमीन को से जो अवैध कब्जा था उसे हटा दिया गया है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, गाजियाबाद के बेगमाबाद में जामा मस्जिद के पास बनी 14 दुकानें की मार्केट पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। उप जिलाधिकारी कोर्ट ने इस मार्केट को अवैध घोषित करते हुए करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने दुकानदारों को 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करने की भी चेतावनी दी। समय सीमा समाप्त होने पर नगर पालिका की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां अवैध घोषित की गई हैं 14 दुकानें। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि एसडीएम कोर्ट ने करोड़ों का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही अब अवैध कब्जे पर जल्द ही बुलडोजर गरजता नजर आएगा। वहीं अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है, जहां अवैध कब्जे पर लगातार
प्रशासन का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अब गाजियाबाद में 14 दुकानें जो अवैध रूप से बनाई गई हैं उन्हें जल्द ही बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। को न्यायालय में प्रतिवादी आरिफ प्रबंध समिति जामा मस्जिद द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 30 के विरुद्ध पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें मुख्य रूप से यह कहा गया कि प्रतिवादी आरिफ प्रबंध समिति जामा मस्जिद को सुने बिना एक पक्षीय बेदखली आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी को सुनकर आदेश पारित किए जाए। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने के बाद पाया गया कि आदेश के विरुद्ध 30 दिन में पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र योजित किए जाने का प्राविधान है, परंतु प्रतिवादी आरिफ प्रबंध समिति जामा मस्जिद द्वारा बिना किसी समुचित कारण को दर्शाए बिना 18 माह बाद पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अगली खबर वाराणसी से है, जहां काशी में पहली बार सोलर दीदी की एंट्री हुई है। अब ये महिलाएं घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी देंगी और उन्हें सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। ये योजना वाराणसी समेत पूर्वांचल के 5 जिलों में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 21 सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। वहीं सोलर दीदियों का काम लोगों को सोलर पैनल लगवाने के फायदे बताना और योजना से जोड़ना होगा। इसके बदले उन्हें हर महीने 14,000 रुपए वेतन मिलेगा। इसके अलावा हर सफल सोलर कनेक्शन पर सरकार की ओर से सोलर दीदी को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो आपको बताते चलें कि काशी में पहली बार सोलर दीदी की एंट्री हुई है। वहीं महिलाएं अब पीएम सूर्य घर योजना कमान संभालेंगी, वहीं घर घर कर लोगों को जागरूक भी करेंगी। साथ आपको ये भी बताते चलें कि ए.के. शर्मा ने 21 सोलर दीदियों को ये जिम्मेदारी दी है। वहीं इसके बदले उन्हें हर महीने 14,000 रुपए वेतन मिलेगा। वहीं इसके अलावा हर सफल सोलर कनेक्शन पर सरकार की ओर से सोलर दीदी को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। हमारा है हनुमत सोलर हाउस के माध्यम से आज हमारी एक घोषणा हुई है काशीवासियों के लिए। घोषणा में जो कि 2 किलोवाट का सोलर हम लोग अभी तक लाभार्थियों को 1,30,000 का लगा रहे थे। 1,30,000 में से लाभार्थियों को 40,000 रुपया किस्त के माध्यम से देना पड़ रहा था हमारे काशीवासियों के लिए। अब वह 40,000 रुपया जो था हमारी कंपनी हनुमत रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल फ्री कर दिया है। सर, हाइब्रिड सोलर का कंसेप्ट ये है कि अगर जहाँ पे अभी हमने जैसा बताया कि बिल्कुल मुफ्त और बिल्कुल निःशुल्क लगा रहे हैं 2 किलोवाट का, तो 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट हम सोलर बिल्कुल निःशुल्क और फ्री लगा रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पीलीभीत में आबकारी विभाग के प्रभारी निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रभारी निरीक्षक पर शराब की दुकान में सेल्समैन से मारपीट करने का आरोप लगा है। साथ ही बताया जा रहा है कि दुकान की चेकिंग के दौरान आबकारी टीम और सेल्समैन के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक ने सेल्समैन के साथ मारपीट की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आबकारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि टीम सिर्फ नियमित जांच के लिए ही गई थी। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और वायरल वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। तो आबकारी निरीक्षक पर मारपीट का ये पूरा आरोप है, जहां चेकिंग के दौरान सेल्समैन से विवाद होने के बाद ये मामला उजागर हुआ। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अब इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। तो आपको बताते चलें कि चेकिंग के दौरान सेल्समैन से विवाद हो गया। अगली खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर विधानसभा से अपना दल विधायक सरोज कुरील
के पीआरओ मनीष की दबंगई का वीडियो सामने आया है। पीआरओ ने गाड़ी हटाने को लेकर एक युवक को जमकर पीटा। वीडियो में पीआरओ के 7 समर्थकों ने भी युवक को जमकर पीटा। वहीं युवक ने जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चलें कि पीआरओ की दबंगई और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अपना दल एमएलए के पीआरओ की दबंगई सामने आई, जहां गाड़ी हटाने के विवाद में युवक की पिटाई की गई। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बताते चलें कि पूरा जो मामला है, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। खड़ी करी तो पीछे से मनीष तिवारी अपने 4 साथियों के साथ आया और मुझे कार हटाने के लिए गाली गलौज करने लगा। मैंने बोला कि आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपनी कार हटा देता हूँ। और मैंने अपनी कार हटाने के लिए जब तक ड्राइवर को भेजा तो इसने पत्थर उठाकर मेरी कार का शीशा तोड़ दिया, जिसका मैंने रोकने की कोशिश करी तो इसने मेरे साथ मारकूट करी। मेरे गले में पड़ी हुई चैन, मेरे हाथ में पड़ा हुआ चांदी का ब्रेसलेट और मेरी इंगेजमेंट की अंगूठी इसने छीन ली और वहाँ पे मारकूट करते हुए मेरी कार को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया हुआ। इसका पूरा सीसीटीवी मेरे पास अवेलेबल है। इस दौरान उन लोगों ने मेरे कंधे पे काफ़ी ज़्यादा वार किए, सर पे भी कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करी और मेरा हाथ। वहीं कौशाम्बी के मंझनपुर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में महिला की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। डीएम के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने अस्पताल में छापेमारी कर कई दस्तावेज खंगाले। आरोप है कि टीम के पहुंचते ही डॉक्टर और कर्मचारी वहीं निकालने की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो आपको बताते चले, निजी हॉस्पिटल में महिला की मौत के मामले के बाद अब ये जो पूरी कार्रवाई है वो तेज हो गई है। वहीं डॉक्टर और स्टाफ के फरार होने का भी आरोप लगा है। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या मामला क्या है? शिकायत आई हुई थी, उसी शिकायत की जांच में हम लोग आए थे। अभिषेक सिंह भी आए थे। डीएम साहब की अध्यक्षता में जांच हुई है। अब जो पंजीकरण में लगा हुआ डॉक्टर है और पैरा मेडिकल है, उसकी जांच की गई है। वो लोग सर कितने लोग मिले हैं आपको मौजूद हालात में? मौजूद में एक डॉक्टर सोनम सिंह मिली हैं, फार्मेसी में 2 फार्मासिस्ट थे, एक स्टाफ नर्स। नहीं, वर्तमान इस समय जांच में तो बेसमेंट में नहीं संचालित पाई गई है, संचालित ऊपर पाई गई है। और फायर की एनओसी के बाद ही पंजीकरण किया जाता है। फायर की एनओसी है और बाकी फायर डिपार्टमेंट देख के ही देता है, उसने बेसमेंट का नहीं दिया होगा। और जितने का फायर ने एनओसी दी। मंझनपुर जिला अस्पताल के जस्ट बगल में एक द पूर्णिमा हॉस्पिटल नाम से हॉस्पिटल संचालित है, जिसकी जांच कई महीनों से मैं करता रहा हूँ जांच के लिए, लेकिन हमेशा मुझे टालाया गया। आज कई महीनों बाद पिछले 6-5 को डीएम साहब ने जब आदेश किए तो एसडीएम साहब आकाश सिंह जी आज जांच के लिए गए थे, तो जिस पर ना कि कोई डॉक्टर वहाँ उपस्थित पाया गया। जो एक डॉक्टर MBBS ऑन पेपर फुल टाइम दिखा रखे हैं, जो कि मौजूद मिली हैं आज, वो वहाँ के चित्रकूट में पोस्टेड भी, जहाँ के चित्रकूट CMO साहब ने मुझे ऑन पेपर लिखा पढ़ी में भी दे रखा है कि वहाँ ये पोस्टेड भी, तो यहाँ फुल टाइम में जॉब नहीं कर सकती। भूतल में ये हॉस्पिटल संचालित है पूरी तरह से, ICU से लेकर सब जगह। ये फर्जी अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, जिनकी PNDT ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद ये अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसकी जाँच आज इन लोगों ने नहीं की है। भूतल में संचालित था हॉस्पिटल बाकायदे, डॉक्टर यहाँ कोई उपस्थित नहीं मिले, ना पैरामेडिकल स्टाफ में यहाँ मिला है। ऑन पेपर जिनका रजिस्ट्रेशन में इन्होंने जिक्र कर रखा है। क्या घटना हुई थी और कितने दिन हो गए हैं? ये 2023 में एक घटना घटी थी। उस समय आकाश सिंह साहब ने किसी वजह से सील किया था हॉस्पिटल को, लेकिन उस समय हॉस्पिटल का रिन्यूअल प्रभावी नहीं था। 23/8/23 की घटना घटती है, उस डेट पे भी हॉस्पिटल का रिन्यूअल नहीं था। उसके बाद सील किया जाता है। उसके बाद ये 4/9/23 को, जिसके प्रपत्र भी मेरे पास मौजूद है, 4/9/23 को सीलिंग हॉस्पिटल का दोबारा रिन्यूअल किया जाता है।
वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बदायूं के चर्चित HPCL डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। 12 मार्च को HPCL प्लांट में DGM सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद बदायूं के तत्कालीन SSP समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मृतक DGM सुधीर गुप्ता की पत्नी रश्मि गुप्ता, उनकी बहन और अन्य परिजन SSP अंकिता शर्मा से मिले। वहीं रश्मि गुप्ता ने सरकार और पुलिस पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें अब भी ये समझ नहीं आ रहा कि कॉन्फ्रेंस रूम में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। मामला अभी भी कई सवालों के घेरे में बना हुआ है। तहकीकात करके उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में परसों, ये बताया उन्होंने, और वहाँ पर उसकी कॉग्निजेंस ली जा रही है। उसके बाद वो फाइल हो जाएगी और ये भी बोला कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में इसको कराएंगे ट्रायल्स और जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। वो मानते हैं कि इसलिए हम यही जानने आए थे कि कारण क्या है। हमको हर दिन सुबह उठते हैं, सुनते हैं, यही समझ में नहीं आता ऐसा क्या हो गया, क्या कारण था कि गोली से किसी ने मार दिया। हम अपने परिवारों में, आप भी सब जानते होंगे, किसी चींटी को भी खिलाते हैं हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।